नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बजट निर्माण का अध्ययन, और बजट निर्माण के अंदर पिछली क्लास में हमने अच्छे से बजट का जो सामान्य परिचय है उसको डिस्कस कर लिया था। बजट के निर्माण को समझने से पहले हम उसका एक जरूरी भाग जो बजट के तत्व हैं उन्हें भी समझ लेते हैं, ताकि आगे जो है हमें चीज़ों को समझना आसान रहे और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है। जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने कोशिश की है कि क्लास बहुत आसान रहे और आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकें, परीक्षा तक आपको याद भी रह सके और किसी प्रकार की कोई कमी भी उसमें न रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास समझ में आएगी, सारी चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंच पाएगी, हम क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं बजट के तत्व की। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं बजट किसे कहते हैं, बजट की परिभाषा को। तो यहाँ देखिएगा, जो कहा गया है कि बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वर्णन है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो ये क्या है दोस्तों, आय और व्यय का लेखा जोखा है। बजट क्या है दोस्तों, आय और व्यय का लेखा जोखा है। किसके आय और व्यय का? सरकार का। किसकी बात कर रहे हैं हम? सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा है। टाइम भी है क्या इसका? हाँ जी, एक वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष के संदर्भ में किसी वित्तीय वर्ष कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर जो अपना होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है हम उसकी बात कर रहे हैं, उस वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं। भारत में जो हमारा वित्तीय वर्ष चलता है, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय का जो लेखा जोखा है उसे हम बजट कह सकते हैं। लेकिन ये कौन सा है दोस्तों? वैसे तो ये 3 सालों से संबंधित होता है, लेकिन अभी हमारा जो बजट पेश हुआ है 21-22 का, तो फिर उस बजट के अंदर तो आने वाले समय की बात है ना, तो आने वाले समय का लेखा जोखा होता है। यानी ये सारी के सारी अनुमानित आय होती है। यानी जब हमारा परिवार है, घर है, हम एक अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में हमारे आय कहाँ कहाँ से होनी है और हमारा खर्च कहाँ कहाँ से होना है, उसका एक विवरण पत्र या उसका लेखा जोखा जो तैयार करते हैं उसे हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं। और जो सरकार इसी को तैयार करेगी तो वो सरकारी बजट कहलाएगा। यानी बजट बहुत ही आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि आय और व्यय का लेखा है। किसकी? बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो आय होनी है उसका लेखा है, जो व्यय होना है उसका लेखा है। और ये सारा का सारा कैसा होता है? अनुमानित होता है। सरकार जब इसे पेश करती है तो 3 साल के आंकड़े हम इसमें लेते हैं। ये सारी डिस्कस अपने पिछली क्लास में भी कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। एक और बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि न तो बजट शब्द और न ही आर्थिक समीक्षा, क्योंकि बजट जब शुरू होता है तो उससे पहले हम आर्थिक समीक्षा को पढ़ते हैं। तो न तो आर्थिक समीक्षा शब्द आपको कहीं भी संविधान में मिलेगा और न ही बजट मिलता है, तो बल्कि 112 नंबर आर्टिकल जो हमारा संविधान में है उसमें वित्तीय विवरण शब्द जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी को अपने बजट के संदर्भ में लेकर के चलते हैं और यही हमारा बजट है जिसका हमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम बात कर लेते हैं बजट के तत्वों के विषय में। यानी हमें आज इस क्लास में पढ़ना क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से समझनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट को हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया करते हैं। 2 भाग हम इसके लेकर के चलते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 2 भाग जो हमारे यहाँ पर हैं वो एक तो है राजस्व बजट है और एक है पूंजीगत बजट। यानी बजट को 2 रूप में हम देखते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के रूप में। और राजस्व बजट जो होगा इसमें 2 चीज़ें हमने कहा था अभी कि आय शामिल होगी और हमें इसमें व्यय शामिल करना होता है। तो राजस्व बजट भी राजस्व आय और राजस्व व्यय में होगा। इसी प्रकार से पूंजीगत बजट भी पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय में शामिल हुआ करता है। लेकिन आगे हम इसको और डिवाइड करें तो राजस्व आय जो है वो कर से मिलती है या फिर बिना कर के, यानी टैक्सेबल हो गई और नॉन टैक्सेबल हो गई। यानी टैक्स से जो आय प्राप्त होती है वो और बिना टैक्स के प्राप्त होने वाली। टैक्स 2 प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार की आय हमें प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष कर की और अप्रत्यक्ष कर की होती है दोस्तों। पहले
हम इसे योजनागत व्यय के रूप में और गैर योजनागत व्यय के रूप में भी पढ़ा करते थे, लेकिन अभी तो यही हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। और यहाँ गैर राजस्व की अपने बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले इसका जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं ताकि हमें पढ़ना क्या है वो चीज़ ध्यान में रहे। राजस्व व्यय जो है विकासात्मक और गैर विकासात्मक दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से पूंजीगत आय है और पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत आय व्यय जो है विकासात्मक होता है और गैर विकासात्मक होता है, दो रूप में हम इसे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है, एक बार फिर से मैं आपको इसे समझाना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए, कि आगे जो हमारा प्रश्न है राजस्व प्राप्तियाँ या राजस्व आय किसे कहते हैं, उससे पहले एक बार फिर से मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि बजट जो है वो दो प्रकार का हमने लिया। एक तो कौन सा था, राजस्व बजट, और एक कौन सा था, पूंजीगत बजट। पहले अपने राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व बजट के अंदर के कोई सा भी बजट, हमने कहा ना आय को देखेंगे यानी राजस्व आय, और राजस्व व्यय को देखेंगे। आय जो होगी वो दो प्रकार से आती है, एक तो टैक्स से और एक बिना टैक्स के, यानी टैक्स के अलावा। तो इसे जो है कर राजस्व आय और गैर कर राजस्व आय के नाम से जानते हैं। टैक्सेबल टैक्स भी दो प्रकार की हो गई, एक तो कौन सा टैक्स हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया, और एक कौन सा हो गया, अप्रत्यक्ष। जैसे इनकम टैक्स हो गया प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता, यानी जिस पे लगाया गया है उसको ही भरना है। जैसे आपका आयकर है उसको कोई और थोड़े ना भरेगा, आप ही को भरना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर है जिसे कि जीएसटी उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में पढ़ते हैं। व्यय जो है व्यय दो प्रकार का होगा हमेशा, चाहे हम पूंजीगत में लें चाहे इसमें लें, व्यय दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा, एक तो विकासात्मक कार्यों पे खर्च होगा और एक गैर विकासात्मक होगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ जो हमें सबसे पहले अध्ययन करना है कि राजस्व बजट या राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान जो है अपना एक बार स्क्रीन पे ही रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राजस्व प्राप्तियां कौन सी आय होती है, ये सरकार की ऐसी आय है जिससे सरकार के संपत्तियों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी न तो सरकार की कोई संपत्ति कम होती है, ज्यादा होती है, न दायित्व घटते बढ़ते हैं। यानी संपत्ति और दायित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। क्या कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सरकार की ऐसी आय है जिससे न तो कोई संपत्ति में फर्क पड़ रहा है न ही कोई दायित्व में फर्क पड़ रहा है। देनदारियां बढ़ रही है, जैसे हमने लोन ले लिया किसी अन्य राष्ट्र से, तो इनकम तो हो गई, आय तो आ गई, लेकिन हमारी जो है देनदारी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होता। और ये एक गैर प्रतिदेय आय होती है, यानी इसे वापिस नहीं लौटाना होता है। दोस्तों ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जो इनकम टैक्स से आय प्राप्त होगी तो उसे किसी को वापस थोड़े ना देना होता है, या इनके बदले में कुछ नहीं देना होता है। दोस्तों लोन लोगे तो ब्याज देना होता है। ये एक प्रकार का ऐसी आय है जो गैर प्रतिदेय है, यानी इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देना होता है। जैसे जो टैक्स से आय प्राप्त होती है, शुल्क से जो हमें आय प्राप्त होगी, जो फीस होती है ना, जैसे कोई प्लाट का आप देखिए रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं, उससे फीस भरते हैं, तो वो फीस हो गई। हालांकि ये जो हम कहते हैं ना बदले में कुछ देना नहीं होता है, जो आय आती है सरकार के पास में उसे तो योजनागत गैर योजनागत किसी प्रकार से खर्च तो करना ही है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को तो नहीं दे रहे हैं ना। यानी जिस व्यक्ति से हमने टैक्स लिया है, जिस व्यक्ति से ये आय प्राप्त हुई है, उस व्यक्ति को सरकार कुछ भी लौटाती नहीं है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एक और बात कि ये सरकार की प्राप्तियां सरकार की नियमित आय का भाग है और ये बार बार प्राप्त होता रहता है। जैसे हम कहें कि इनकम टैक्स है तो हर साल इनकम होती है, हर साल सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक ऐसी आय है, नियमित आय है, जो सरकार को लगातार प्राप्त होती रहती है, हर वर्ष प्राप्त होती रहती है दोस्तों। और ऐसी आय को सरकार क्या करती है, प्रतिवर्ष चालू खाते में प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, राजस्व प्राप्ति कौन सी होगी, राजस्व प्राप्ति एक ऐसी आय है जिससे सरकार की संपत्तियों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा टैक्स से, जैसे इनकम टैक्स से हमें जो इनकम प्राप्त होती है, तो उससे सरकार की कोई संपत्ति कम हुई क्या, सरकार की कोई देनदारी बढ़ी क्या, कुछ भी नहीं हुआ। ये गैर प्रतिदेय होती है, यानी उसे लेकर के वापिस नहीं लौटाना होता है।
जैसे एक तरफ तो हमने लिया टैक्स और एक तरफ हमने लिया लोन। पैसा तो हमारे पास में खर्च योग्य दोनों ही है। लोन लिया है, हमें उसे भी खर्च करना है, जो टैक्स से हमारे पास में आया उसे भी खर्च करना है। लेकिन टैक्स वाला जिससे लिया है उसे हमें वापस नहीं देना, लेकिन लोन जिससे हमने लिया है उसे हमें वापस लौटाना है, यानी हमारी ये एक प्रकार की देनदारी बनती है, इसे वापस लौटाना है। तो यहाँ कोई देनदारी है क्या? यहाँ किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होती है, कोई दायित्व का निर्माण नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसी जो आय होगी उसे हम राजस्व आय के अंदर लेंगे, इसे लौटाना नहीं होता है, इसके बदले में उसे कुछ देना भी नहीं होता है। ये गवर्नमेंट की एक रेगुलर इनकम होती है, एक नियमित आय होती है और ये बार बार होती है। अब जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो इनकम आती रहेगी, तब तक क्या है, टैक्स उनके पास में जनरेट होता रहता है, आगे से आगे दोबारा से दोबारा चलता रहता है दोस्तों। और ये जो राजस्व आय है वो प्रतिवर्ष सरकार चालू खाते में प्रदर्शित करती है। उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी ऐसी आय जिससे हमारी न तो कोई संपत्ति पे फर्क पड़ा, न हमारे दायित्वों पर कोई फर्क पड़ा, न ही हमें इसे वापस लौटाना होता है, हमारे पास में आ गया, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार की ये आय हमारे पास में आती है। और ये एक ऐसी आय है जो आती रहती है दोस्तों, उसे जो सरकार है उसे बार बार मिलती ही रहेगी। ऐसी आय को हम क्या कहते हैं, राजस्व आय के नाम से जानते हैं। और ऐसी आय को सरकार जो है वो कहाँ स्पष्ट करती है, तो वो चालू खाते के अंदर इसको प्रदर्शित करने का कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ अब तो आप राजस्व प्राप्तियों को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। और सरकार की ये जो आय है वो अधिक होनी चाहिए, राजस्व आय है वो ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। राजस्व आय ज़्यादा होगी तो ये अच्छा रहेगा। जैसे कर से मिलने वाली आय है, कोई लाभांश है, कोई विदेशों से सहायता के रूप में मिल गई, तो इसमें इसकी भागीदारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होनी चाहिए तो ही अच्छा होगा दोस्तों। तो ये ज़्यादा होना चाहिए ये आय। जैसे टैक्स से होने वाली आय हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। इसके अलावा लाभांश है, कोई सरकारी कंपनी है, वहाँ से हमें लाभांश प्राप्त होता रहता है, तो ये राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजस्व आय और पूंजीगत आय में क्या अंतर है। इन दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो राजस्व आय कौन सी आय है? राजस्व आय ऐसी आय है जिससे सरकार की संपत्ति और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो राजस्व आय कौन सी है? संपत्ति और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पूंजीगत आय में सरकार की संपत्ति के मूल्यों में कमी होगी या दायित्व के मूल्यों में वृद्धि होगी दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा सरकार के पास में एक जमीन थी, उस जमीन को उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, तो अब सरकार की संपत्ति कम हो गई कि नहीं होगी? सरकार का एक गोदाम बना हुआ था, गोदाम से किराया मिल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, वो उस गोदाम को बेच देती हैं, तो बेचने से क्या होगा, संपत्ति तो चली गई ना, तो संपत्ति हमारी क्या होगा, होती है, कम होती है। या फिर इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, हमने लिया लोन, तो अब लोन क्या होगा, लोन हमारी एक देनदारी हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर या तो देनदारियों का निर्माण होता है, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। राजस्व आय क्या होती है? सरकार की एक नियमित आय है, रेगुलर आय है। और पूंजीगत जो आय है वो सरकार की अनियमित आय है, ये हमेशा रेगुलर प्राप्त होती रही। अब जैसे प्लाट को आपने या जमीन को एक बार बेच दिया, तो क्या उसे बार बार बेचते रहेंगे क्या? नहीं ना, तो वो रेगुलर नहीं होता। लोन क्या हर महीने लोन आता है क्या? हर महीने लोन नहीं आता, हर महीने तो इनकम आ सकती है। तो नियमित आय जो आपको प्राप्त हो रही है, जो टैक्स से हर साल जो आय मिल रही है, या कोई शुल्क मिल रहा है, या हमने किसी को लोन दे रखा है, लोन दे रखा है, लोन क्या कर रखा है दोस्तों, दे रखा है, और वहां से जो हमारे पास में ब्याज आ रहा है, इनकमिंग है, तो वो तो हर साल हर महीने ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिएगा आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपके पास में 50,000 रुपये बच गए, आपने उस पैसे को किसी को ब्याज पे दे दिए। अब आपके पास में हर महीने उसका ब्याज जो है वो आ रहा है ना, 1,000 रुपये महीने का ब्याज उसका आ रहा है आपके पास में, तो वो क्या होगी, वो एक प्रकार की राजस्व आय होगी दोस्तों। अब वो वापस दे देता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पूंजीगत आय हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, अंतर जो है, राजस्व आय जो है वो चालू खाते में प्रदर्शित होगी और पूंजीगत आय जो है वो पूंजी खाते में प्रदर्शित की जाती है। तो ये एक बड़ा अंतर है राजस्व आय और पूंजीगत आय के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न था,
कि राजस्व प्राप्तियां या राजस्व आय है उसे कितने भागों में बांटा गया है। अभी हमने इसको देखा था। राजस्व प्राप्तियां या जो राजस्व आय है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, कर राजस्व आय और गैर कर राजस्व आय। याद करिएगा दोबारा उस डायग्राम को। बजट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक राजस्व बजट है और एक कौन सा है? पूंजीगत बजट है। यह जो राजस्व बजट है वो 2 प्रकार का है, कर वाला है और गैर कर वाला है। इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कर राजस्व आय सरकार को 2 प्रकार से प्राप्त होती है। ये जो टैक्सेबल आय है, टैक्स से जो आय होती है वो 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो प्रत्यक्ष कर से मिलती है और एक दूसरी जो है वो अप्रत्यक्ष कर से मिलती है ना। प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया। इस प्रकार के जो हमारे टैक्स होते हैं। अब यहाँ दूसरा हमारा प्रश्न है कि गैर कर राजस्व आय कौन सी होती है। गैर कर राजस्व आय हम किसे कहेंगे? तो गैर कर राजस्व आय में जो आय कर के अलावा प्राप्त हो रही है, कर को छोड़ करके जो आय सरकार को प्राप्त हो रही है, हम ऐसी आय को गैर कर राजस्व आय के नाम से जानते हैं। गैर कर राजस्व आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कहां से हमें गैर कर राजस्व आय प्राप्त हो सकती है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ जैसे कि सरकार द्वारा दिया गया लोन है, सरकार द्वारा कोई लोन दिया गया है और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है। सरकार ने किसी स्टेट को या किसी कंट्री को लोन दे रखा है, वहां से सरकार को ब्याज मिल रहा है, निरंतर ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जो है आय क्या होगी? राजस्व आय होगी। राजस्व होगी क्योंकि ये बार बार प्राप्त होती रहेगी। इसकी जो विशेषता एक तो बार बार मिलती रहती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन ये टैक्स की तो नहीं है ना, ये तो लोन से प्राप्त हुई आय है। इसी प्रकार से सरकारी कंपनी का कोई लाभांश है, सरकार की कोई फैक्ट्री है, सरकार की कोई कंपनी है, उससे उसको जो लाभ हो रहा है, जो उसको देखिए डिविडेंड मिल रहा है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। हाँ दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम राजस्व आय को पढ़ रहे हैं। राजस्व आय 2 प्रकार की थी, कौन कौन सी? एक तो कर वाली और एक गैर कर वाली। तो कर वाली तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में हमने देख ही ली। गैर कर राजस्व आय कौन सी होगी? जो बिना टैक्स के प्राप्त होती है, बार बार प्राप्त होती है, जिससे सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती, कोई संपत्ति कम नहीं होती, इसमें किसी को कुछ लौटाना नहीं होता है, ऐसी आय। तो यहाँ आप इसको देखिएगा, लोन जो है, लोन आपने किसी को दिया है तो ब्याज किसी को वापस लौटाना है क्या? ब्याज तो जब तक पैसा रहेगा ब्याज उसको मिलता रहेगा। तो इसलिए हम इसे जो है राजस्व आय लेते हैं। राजस्व के अंदर बिना टैक्स के, इसलिए गैर कर राजस्व आय के अंदर भी इसे देखते हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनाते हैं तो जो फीस लगती है वो भी इसी के अंदर गैर कर राजस्व के अंतर्गत आती है। दंड के रूप में कोई शुल्क आपसे लिया जाता है, जैसे ट्रैफिक का हो गया, कोई टैक्स आपने नहीं दिया है तो भी हो गया। ट्रैफिक रूल आपने तोड़ा, टैक्स की पर्ची कट गई, वो इसी में आई ना। आपदा के समय कोई अनुदान मिल जाए तो वो भी गैर कर राजस्व में ही आता है दोस्तों। उपहार में मिली, क्योंकि ये क्यों आया? ये इसलिए आया, आपदा के समय मिला अनुदान, किसी को लौटाना नहीं है, इससे न तो कोई संपत्ति कम हुई है और न ही इससे कोई देनदारी बनी है, इसलिए उसमें आएगा। उपहार में मिली राशि से भी क्या कोई संपत्ति कम हुई है क्या, या कोई देनदारी क्रिएट हुई है, किसी को कुछ देना है क्या, वापस नहीं देना ना। तो इसलिए ऐसी इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, राजस्व आय वो होगी जो जिससे संपत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देनदारी पे आपका प्रभाव नहीं पड़ता और किसी को लौटाना नहीं है, ऐसी जो आय होगी वो राजस्व आय है। और राजस्व आय के अंदर अगर वो टैक्स से मिलने वाली नहीं है तो वो गैर कर राजस्व आय के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करें राजस्व व्यय किसे कहते हैं। राजस्व आय को हम अच्छे से समझ चुके थे, राजस्व व्यय कौन से हो गए? राजस्व व्यय ऐसे खर्च होते हैं, ऐसे व्यय होते हैं जिससे न तो सरकारी कोई संपत्ति बनती है और न ही सरकार के दायित्वों में कोई कमी आती है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में पैसा आया और आपने उस पैसे से एक जमीन खरीद ली, तो जमीन खरीदी तो आपकी संपत्ति बढ़ गई, तो क्या वो राजस्व व्यय होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि संपत्ति बढ़ी है तो वो पूंजीगत में चला जाएगा। इसी प्रकार से आपने किसी से लोन ले रखा था, पैसे आपके पास में बचे, आपने उस लोन को लौटा दिया, तो इससे आपका क्या हो गया? दायित्व कम हो गया, तो वो भी इसमें नहीं आएगी, वो भी राजस्व व्यय नहीं होता है। यानी ऐसे व्यय जिनसे न तो सरकार के संपत्ति में वृद्धि होती है और न ही सरकार के दायित्व में कोई कमी आती है, ऐसे व्यय को राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं।
ये सरकार के जैसे नियमित आय में नियमित राजस्व आय में नियमित चलती है, इसी प्रकार से ये नियमित व्यय होते हैं जो सरकार को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ये सरकार का एक ऐसा खर्च होता है जो सरकार को चलाने या उत्पादक प्रक्रिया को चालू रखने के लिए आवश्यक होता है। अब जैसे सरकार को अपने कार्य व्यवस्था को चलाना है, तो उसे जो कर्मचारी है उनको पेंशन देना है, तो मैंने कहा ना कि ये नियमित होता है, तो पेंशन तो हर साल आ जाएगी। अब आपने देखिएगा सैलरी जो है वो सैलरी उसको हर महीने देनी है। अब सैलरी पे जो खर्च हुआ, क्या उससे कोई संपत्ति बनी या उससे कोई देनदारी कम होगी? क्या नहीं हुई ना। तो फिर कौन सा होगा? वो राजस्व व्यय की श्रेणी में आता है, जहां पर हमारी कोई संपत्ति नहीं बढ़ती है, हमारी कोई लाइबिलिटीज भी कम नहीं होती, हमारी कोई देनदारी कम नहीं हुई। ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि ऐसा खर्च जिससे संपत्ति पे फर्क नहीं पड़ा और जिससे किसी देनदारी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे खर्च को हम कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमने कोई प्लाट खरीद लेते तो संपत्ति बढ़ गई, तो वो इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमने लोन जो था उसको वापस दे दिया, तो फिर वो देखिएगा जो हमने लोन ले रखा था किसी से वो वापस दे दिया, तो फिर तो हमारी देनदारी कम हो गई, तो फिर वो इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा खर्च जो है वो सरकार को चलाने के लिए, जैसे हमने मान लीजिएगा सैलरी दी, तनख्वाह दे दी। अब जो तनख्वाह दी है उसके बदले क्या कोई संपत्ति बढ़ी? नहीं बढ़ी। कोई दायित्व कम हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा खर्च जो है वो राजस्व व्यय के अंदर अपने डालते हैं, और ये बार बार होने वाला व्यय है। सैलरी तो बार बार हमें देनी ही पड़ती है, और इसे सरकार के चालू खाते में प्रदर्शित करते हैं। राजस्व आय हो चाहे राजस्व व्यय हो, दोनों ही सरकार के चालू खाते में प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यहाँ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सैलरी जो है, पेंशन है, ब्याज दे रहे हैं आपने किसी से लोन ले रखा था, ब्याज दिया। अब ब्याज जो आपने चुकाया तो उससे क्या होगा? क्या कोई आपकी देनदारी कम हुई? कोई एसेट्स आपकी बनी? कोई संपत्ति बनी? नहीं बनी ना। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया तो उससे सरकार की क्या हुई? कोई संपत्ति आ गई सरकार के पास में? नहीं आई। क्या कोई देनदारी कम हो गई? नहीं हुई। तो फिर कौन सा व्यय है? फिर ये राजस्व व्यय है। इसी प्रकार से जो सब्सिडी दी जाती है या फिर सामाजिक सेवा पर व्यय किया जाता है वो सारा इसी श्रेणी में आता है। राजस्व व्यय जो है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो एक विकासात्मक है और गैर विकासात्मक है। यहाँ कुछ पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, यानी जो विकासात्मक कार्यों पे खर्च किया जाता है और दूसरा जो है वो गैर विकासात्मक कार्यों पे खर्च किया जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज है वो है पूंजीगत आय। तो दोस्तों हमने राजस्व आय को पढ़ा अच्छे से। राजस्व आय कौन सी थी दोस्तों? राजस्व आय ऐसी आय जो हमें बार बार प्राप्त होती रहती है, जिसमें हमारी कोई संपत्ति कम नहीं होती है, संपत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हमारी देनदारी भी नहीं बनती है, ऐसी आय राजस्व थी। अब हम ऐसी आय को बारे में पढ़ रहे हैं जो पूंजीगत है। पूंजी में यानी हमारी पूंजी में इफेक्ट पड़ने वाला है, या तो हमारी संपत्ति देखिए कम हो जाएगी या फिर हमारी कोई देनदारी बढ़ जाएगी। संपत्ति जैसे मान लीजिएगा संपत्ति कम कब होगी? आपके पास में एक प्लॉट था, आपने उसको बेच दिया, अब आय तो आ गई, लेकिन ये आय कैसी है? इससे आपकी संपत्ति कम हो गई, तो ये फिर पूंजीगत आय में चली गई। आपने किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, तो उसको लौटाना है, तो ये जो आय होती है पूंजीगत आय, लौटाना है यानी देनदारी तो बन गई ना, तो या तो देनदारी बनेगी या आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। ऐसी जो आय होगी उसे हम पूंजीगत आय के नाम से जानते हैं। तो पूंजीगत आय जो है वो सरकार की ऐसी आय होती है जिससे या तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, या तो दायित्व बढ़ जाएंगे या फिर संपत्ति में कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज याद रखना, या तो क्या होगा? संपत्ति कम हो जाएगी या फिर दायित्व जो है वो बढ़ जाएंगे। या तो देनदारी बढ़ेगी या फिर संपत्ति कम होगी। देनदारी बढ़ेगी या संपत्ति कम होगी, संपत्ति कम होगी या देनदारी बढ़ेगी। ऐसी आय कौन सी होगी? पूंजीगत आय होगी। पूंजीगत आय जो पूंजी से संबंधित है, इसे पूंजी खाते में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हमारी संपत्ति कम हो गई या हमारे दायित्व बढ़ गए हैं इसके अंदर। और ये सरकार की अनियमित आय होती है। क्यों होती है दोस्तों? प्लाट अब बार बार बेचते रहेंगे क्या? एक प्लाट को तो एक ही बार बेचा जाएगा, लोन एक ही बार लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने खाते में लोन आपके आता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसी आय को अनियमित आय होती है, इसलिए हम इसे पूंजीगत आय की श्रेणी में डालते हैं। इसे सरकार जो है वो पूंजी खाते में प्रदर्शित किया करती है। कौन से खाते में डालती है? पूंजीगत खाते में। अब कैसे प्राप्त? जैसे ऋणों की प्राप्तियां, कोई लोन हमने ले लिया, कोई उधार ले लिया,
सरकार द्वारा दिए गए लोन थे उनकी वसूली होगी। आपने किसी को उधार दे रखा था, अभी आपको पैसे की जरूरत थी, आपने उस उधार को वापस ले लिया, तो आपकी जो पूंजी थी, जो आपकी संपत्ति थी, वो कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहां से आपके पास में संपत्ति वो जिससे कुछ ना कुछ आपके पास में जनरेट हो रहा है, वो कुछ ना कुछ 2 रुपए आपको मिला के दे रहा था, तो उसकी कमी हो गई दोस्तों। या फिर हम जैसे कहें विनिवेश से प्राप्त है। विनिवेश क्या होता है? सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देना, वो विनिवेश के अंतर्गत आता है। अब यह अगला प्रश्न भी हमारा यही है कि विनिवेश हम किसे कहते हैं? तो विनिवेश हम किसे कहते हैं? सरकार अपने क्षेत्र विशेष के किसी भी भाग को निजी क्षेत्र को बेच देती है, यानी 51% जो शेयरिंग है वो किसी अन्य की हो जाए, प्राइवेट की हो जाए, तो ऐसी बेचने से जो आय प्राप्त होगी उसे हम विनिवेश कहेंगे। और यह आय कौन सी होगी? पूंजीगत होगी। और यह आय कौन सी होगी? पूंजीगत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? संपत्ति कम हो गई है, संपत्ति कम हो गई है, इसलिए ये विनिवेश जो है वो इसी श्रेणी में आता है। फिर हम बात करें पूंजीगत व्यय कौन सा होता है, पूंजीगत खर्च कौन सा हुआ? तो ये सरकार के ऐसे खर्च होते हैं जिससे या तो संपत्ति बढ़ेगी या फिर दायित्व के मूल्य में कमी होगी। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, आपके पास में पैसा था, इनकम हुई, आपने एक प्लॉट खरीद लिया, अब आपकी संपत्ति बढ़ी या घटी? बढ़ गई ना, संपत्ति आपकी बढ़ गई है, तो फिर ये कौन सा आएगा? ये भी एक पूंजीगत व्यय में आ गया। आपकी सैलरी इस साल बढ़ी और आपने क्या किया? उससे पार्टी कर ली। अब पार्टी करने से क्या हो गया? आपका खर्च तो हो गया। अब उससे क्या आपकी कोई संपत्ति बढ़ी क्या? पार्टी करने से नहीं बढ़ी। क्या कोई आपकी लायबिलिटीज कम हुई? नहीं हुई। तो फिर कौन से व्यय में जाएगा? आप उस पार्टी को कहाँ डाल दो? राजस्व व्यय के अंदर। जो अच्छा नहीं होता है, राजस्व व्यय अच्छा नहीं होता है, पूंजीगत व्यय थोड़ा अच्छा होता है दोस्तों क्या कहा हमने? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखिएगा, जो आपने पार्टी की, तो आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में आपने पार्टी कर दी, तो वो पार्टी कौन सा व्यय है? वो पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है। और ये बार बार व्यय होने वाला नहीं है। बार बार प्लॉट खरीदते हैं क्या? हर महीने प्लॉट खरीदते रहेंगे? नहीं ना। जैसे कि दिए गए ऋण की अदायगी, किसी को ऋण दिया हुआ था वो वापस आ गया, किसी रोड का हमने निर्माण कर लिया, किसी भवन का निर्माण कर लिया, मेट्रो हो गई, सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं पर खर्च किया गया, सरकार द्वारा दीर्घकालीन अवधि के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन पर जो खर्च किया जाता है वो सारा का सारा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक में। तो ये जो थी पूंजीगत आय और राजस्व आय, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। राजस्व आय और पूंजीगत आय में क्या फर्क है? राजस्व आय का पूंजी और जो दायित्व, संपत्ति और दायित्व से कोई लेना देना नहीं है, उसके बिना जो आय प्राप्त होती है राजस्व और गैर राजस्व के रूप में, गैर कर राजस्व के रूप में और कर राजस्व के रूप में। पूंजीगत में क्या होगा? संपत्ति पे आपका फर्क पड़ता है। पूंजीगत आय कौन सी होगी? या तो आपकी संपत्ति कम हो गई या फिर आपकी किसी के प्रति देनदारी बढ़ गई। पूंजीगत व्यय कौन सा होगा? या तो आपकी कोई संपत्ति बन गई है या कोई देनदारी कम हो गई। ये 2 लाइनें आप याद रख लोगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्व घाटे के विषय में। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? तो जब सरकार का राजस्व व्यय, भाई घाटा कब होगा? आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, तो राजस्व व्यय जो है वो राजस्व आय की तुलना में ज्यादा हो तो उसे हम राजस्व घाटा कहा करते हैं। तो ये राजस्व व्यय जो है वो आय से ज्यादा है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विकासात्मक राजस्व व्यय प्लस गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, कर राजस्व आय और गैर कर मतलब राजस्व आय। तो जो आय, जो व्यय है हमारा, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? आय को घटा रहे हैं, तो हमारे पास में जो है राजस्व घाटा आ जाता है। राजस्व घाटा सरकार के चालू खाते का ही भाग हुआ करता है। फिर हम बात कर लेते हैं पूंजीगत घाटे के विषय में। पूंजीगत व्यय दोस्तों, घाटा कब होगा? खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, इतनी सी बात यहाँ है। जब सरकार के पूंजीगत व्यय आय की तुलना में ज्यादा हो तो उसे पूंजीगत घाटा के नाम से जानते हैं। सरकार पूंजीगत घाटे का बजट में उल्लेख नहीं करती है। राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटे, इनकी बात तो हुआ करती है लेकिन ये नहीं आता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा कि बजट के तत्व कौन से हैं और 2 घाटे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। बाकी का हिस्सा जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसे टुकड़ों में ही पढ़ना पड़ेगा, सारे एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटी वीडियो के रूप में आपको दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।